नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल। देश की बात में आपका स्वागत है। शिवसेना की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की अहम बैठक आज हुई है। ये बैठक उस वक्त हुई है जब पार्टी बड़ी बगावत से जूझ रही है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में 6 प्रस्ताव पास हुए हैं। बैठक में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व पर भरोसा जताया गया है। बागियों पर कड़ी कार्रवाई का प्रस्ताव भी पास किया गया है और कार्रवाई करने का अधिकार उद्धव ठाकरे को दिया गया है। तो शिवसेना की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में जिन 6 प्रस्तावों को पास किया गया है, उनमें पहला प्रस्ताव है उद्धव ठाकरे को सभी फैसले लेने का अधिकार है और यह भी उनकी तरफ से कहा गया है कि गद्दारों का धिक्कार। दूसरा प्रस्ताव जो पास किया गया है वो ये कि कोरोना काल में उद्धव के काम, किसानों की कर्ज माफी के लिए धन्यवाद। इसके अलावा तीसरे प्रस्ताव में कहा गया है कि सभी स्थानीय निकाय चुनावों में पूरी ताकत से उतरा जाएगा। जो चौथा प्रस्ताव है वो ये कि मुंबई शहर और उपनगर में विकास कार्यों, मुफ्त घर के लिए उद्धव का धन्यवाद। पांचवा प्रस्ताव, बाला साहब ठाकरे का नाम शिवसेना छोड़ कोई और इस्तेमाल नहीं कर सकता है। छठा प्रस्ताव, शिवसेना से गद्दारी करने वालों पर कार्रवाई का फैसला उद्धव ठाकरे ही लेंगे। जो रेजोल्यूशन नंबर 5 है उसमें हमने कहा है कि जो शिवसेना है वो हिंदुहृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी की है और रहेगी। ये शिवसेना बाला साहब ठाकरे की जो हिंदुत्व की विचारधारा है उस रास्ते से चलेगी। जो रास्ता हम कभी छोड़ेंगे नहीं। शिवसेना यूनाइटेड महाराष्ट्र, अखंड महाराष्ट्र और महाराष्ट्र की अस्मिता से कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। रेजोल्यूशन में ये भी कहा है कि जिस लोगों ने, चाहे वो कितनी भी बड़ा हो, नेता हो, मंत्री हो, जिसने शिवसेना के साथ गद्दारी या बेईमानी की है उनके ऊपर कठोर कार्रवाई करने के सर्वाधिकार हमने एक रेजोल्यूशन के नाते उद्धव ठाकरे साहब को दिए हैं और जल्द ही उसके ऊपर अमल हो, ये इस रेजोल्यूशन में कहा है। दूसरा रेजोल्यूशन नंबर 6, इसमें हमने कहा है बाला साहब ठाकरे का नाम अगर कोई अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए यूज करता है तो हमें मंजूर नहीं, उसका ऊपर लीगल एक्शन लिया जाए। आने दो मुंबई में उद्धव ठाकरे जी ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है। अगर जो छोड़कर गए हैं वो लोग शिवसेना का नाम से भीख मत मांगे और अगर वोट मांगते हैं तो अपने खुद के बाप के नाम पर मांगे। शिवसेना के बाप, हमारे बाप बाला साहब ठाकरे के नाम पर मत मांगने का आपको अधिकार नहीं। आप अपने बाप के नाम से वोट मांग सकते हैं। और आइए अब सीधा रुख करते हैं मुंबई में हमारे वरिष्ठ सहयोगी सुनील सिंह का। सुनील, जो कार्यकारिणी में प्रस्ताव पास हुए हैं उसमें अहम जो हो जाता है वो ये कि बाला साहब ठाकरे के नाम का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। एक तरीके से ये साफ करने की कोशिश है कि ये विरासत उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना की ही है। बिल्कुल, देखिए, शिवसेना की जो ताकत है वो बाला साहब ठाकरे से है। शिवसैनिक जो जुड़े हैं भावनात्मक रूप से वो बाला साहब ठाकरे से जुड़े हैं और उसी की वजह से ठाकरे परिवार से उद्धव ठाकरे को वो मान रहे हैं। और हिंदुत्व की जो विचारधारा है बाला साहब ठाकरे की, उसका सभी आदर सम्मान करते हैं और उसी का समर्थन भी कर रहे हैं। जबकि जो बागी हैं वो भी यही कह रहे हैं कि वो शिवसेना में ही हैं और बाला साहब ठाकरे के हिंदुत्व को आगे बढ़ा रहे हैं। तो स्वाभाविक तौर पर जो संघर्ष है वो बाला साहब ठाकरे के नाम पर है और इसीलिए इस कार्यकारिणी में ये प्रस्ताव जरूर रूप से पास किया गया कि बाला साहब ठाकरे का नाम का इस्तेमाल अगर कोई कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ शिवसेना कर सकती है, क्योंकि उसी की विरासत है। और दूसरी बात यह है कि अगर दूसरा कोई करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, ये कहा गया है। ये बयान इसलिए आया या ये रेजोल्यूशन इसलिए भी पास किया गया क्योंकि सुबह एक खबर आई थी कि जो बागी गुट हैं उन्होंने अपने गुट का नाम देने की कोशिश की है शिवसेना बाला साहब ठाकरे। यही वजह से उस पर रोक लगाने के लिए ये किया गया है। और दरअसल पूरी पार्टी जो है, पार्टी का जो आधार है, जो जड़ है, जो विचार है, सब कुछ बाला साहब ठाकरे
और उनके विचारों से ही जुड़ा है, उनके नाम से ही जुड़ा है, तो स्वाभाविक तौर पर लड़ाई उसी की थी। इसीलिए इस पर अभी से रोक लगाने की फिलहाल कोशिश की गई है। जी, आप हमारे साथ बने रहें सुनील। कुछ और अहम खबरें हैं जो कि हम अपने दर्शकों को दे दें। एक बार फिर से आपके पास चर्चा के लिए तब लौटेंगे। दरअसल महाराष्ट्र में सत्ता के लिए उठापटक का जो खेल चल रहा है और उसमें एक बड़ा सवाल यह है कि असली शिवसेना किसकी है। इसीलिए ये विरासत को लेकर भी खींचतान है। उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे गुट लगातार अपने अपने दावे कर रही हैं। शिवसेना के बागी विधायक दीपक केसरकर ने थोड़ी देर पहले गुवाहाटी के रैडिसन होटल से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमने शिवसेना नहीं तोड़ी है, हम ही शिवसेना है और एकनाथ शिंदे हमारे नेता हैं। दीपक केसरकर ने कहा कि हमारे पास जरूरी बहुमत भी है। इसके साथ ही उन्होंने अपील करते हुए कहा कि शिवसैनिक सड़कों पर ना उतरें, उन्हें जो भी बताया गया है वो गलत है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हम किसी भी और पार्टी में शामिल नहीं हो रहे हैं। गुवाहाटी के होटल में रुकने का खर्च हर विधायक खुद उठा रहा है, ऐसा दावा उन्होंने किया है। आपने ये बोला कि मुख्यमंत्री पर जिम्मेदारी है, it is his responsibility to make sure that there is no violence on the ground. Yes. Why do you fear that there will be violence? वो तो राउत साहब बोल रहे हैं ना, वायलेंस करेंगे, रास्ते पे आएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। वो बोलते और फिर बोलते आओ भी, वो वायलेंस करेंगे, आप आइए, आपका स्वागत हम वायलेंस से करेंगे, आप सड़क पे उठ के हमारा स्वागत करेंगे। उनके बोलने की स्टाइल है सर, उनको बोलने दीजिए। इस बोलने की वजह से तो शिवसेना गई ना। आपने देखा क्या होता है, ज्यादा नहीं बोलना चाहिए पॉलिटिक्स में, कम से कम बोलना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा एक्शन लेना चाहिए। अगर आप देश का विकास करते हैं तो लोग आपके साथ रहते हैं, अगर आप स्टेट का विकास करते हैं लोग आपके साथ रहते हैं। आज सिर्फ चलता है कि सुबह 9 बजे उठो, आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लो, किसी को गाली गलौज करो, किसी को बुरा बोलो। हम उसका बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, आप वो बहुत ही एक जिनको नॉलेजेबल पर्सन है, लेकिन कुछ तो सोच में अंतर आना चाहिए कि इतने काम किए हैं उद्धव साहब ने। आप बोलिए ना, उद्धव साहब ने ये किया, उद्धव साहब ने कोरोना पे मात की, उद्धव साहब ने मेडिकल कॉलेज इतने बताए, इतने हॉस्पिटल्स बनाए, वो कभी तो बोलना चाहिए। वोट मांगने वाली बात नहीं। देखिए, आपने जो आपका गुट है उसका नाम रखा है शिवसेना बाला साहेब, उनका ये कहना है आप नाम मत यूज कीजिए। मैंने बोला है कि हमारे कार्यकर्ताओं की डिमांड है और इनका भी कहना है कि इसका हम लोग नाम शिवसेना बाला साहेब रखेंगे। अगर उनको मंजूर नहीं है तो ये रख सकते हैं, 20 रख सकते हैं, लेकिन शिवसेना तो रहेगा उसमें। तो ये समझते हैं कि 17 लोगों के होने के बावजूद भी वो शिवसेना ए है, तो हमारा शिवसेना बी आ गया ना। बी का मतलब क्या होता है? वो अपने को क्लेम करते हैं कि हम वी आर द ओरिजिनल पार्टी। हम लोग बोलते हैं जिसका बहुमत है वो ओरिजिनल पार्टी। तो ओरिजिनल पार्टी इसलिए नहीं, हम क्या उसका ऑफिस मांग रहे हैं, हम लोग और कुछ मांग रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं। हमारे गुट को तो आप मान्यता तो दीजिए। केसरकर जी, इन योर प्रेस कॉन्फ्रेंस आई हर्ड यू सेइंग दैट यू आर स्टिल विद द शिवसेना। आप अभी भी शिवसेना में हैं। Of course, we are elected on Shivsena. We are still with Shivsena and will remain to be Shivsena. Does that mean Uddhav Thackeray still continues to be your leader? Of course, our party leader is Honorable Shinde ji, and our leader is Uddhav Sahib ji. No doubt about it. Why there is two versions of it? I don't understand. नहीं, ये दो वर्जन इसलिए है क्योंकि उद्धव ठाकरे से नाराज होकर के आप गुवाहाटी में बैठे हुए हैं और आप कह रहे हैं वो आपके लीडर भी हैं। लिसन टू अस नो। देखिए, बच्चा रूठ के चला जाता है, इसका मतलब है वो आपका बच्चा ही नहीं है। ऐसे मानने की भारतीय संस्कृति नहीं है। कितने बार चले जाते, हमारे संभाजी महाराज भी अपने पिता पे रूठ के चले गए थे, उनको मना के लाए ना शिवाजी महाराज। तो शिवाजी महाराज का स्किल थी, इसलिए वो छत्रपति शिवाजी महाराज है। So you are saying Uddhav Thackeray should be like Chhatrapati Shivaji Maharaj, should get his team together. Yes. उधर डिप्टी स्पीकर ने 16 बागी विधायकों को नोटिस भेज दिया है। डिप्टी स्पीकर ने 16 बागी विधायकों को पेश होने के लिए 27 जून को 5:30 बजे तक का समय दिया है। डिप्टी स्पीकर ने पेश होकर अपना पक्ष रखने की बात इन विधायकों से कही है। शिवसेना ने 16 बागी विधायकों को अयोग्य ठहराने के लिए एक अर्जी दी थी, जिसके बाद ये नोटिस डिप्टी स्पीकर के तरफ से जारी किया गया है।
आपको बता दें कि शिवसेना की तरफ से ये अर्जी दी गई थी कि जो बागी विधायक हैं उन्हें उनको अयोग्य करार दिया जाए। ऐसे में डिप्टी स्पीकर के ऊपर भी उस वक्त सवाल उठाए 2 इंडिपेंडेंट विधायकों ने कहा है कि आप इस पर फैसला नहीं ले सकते हैं। शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे ने ट्वीट कर शिवसेना के बागी विधायकों के घर से और परिवार की सुरक्षा हटाए जाने का आरोप लगाया है। एकनाथ शिंदे ने ट्वीट में 38 विधायकों की सूची भी जारी की है जिनके परिवार की सुरक्षा हटाई गई है। ट्वीट में आशंका व्यक्त की गई है कि सरकार के इस कदम से उनके परिवारों की सुरक्षा खतरे में है और ये कदम उनके संकल्प को तोड़ने की कोशिश है। ट्वीट की गई चिट्ठी में यह भी कहा गया है कि एनसीपी और कांग्रेस के गुंडों वाली महाविकास अघाड़ी सरकार की मांगों को पूरा करने के लिए ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं। चिट्ठी में यह भी आरोप लगाया गया है कि महाविकास अघाड़ी के नेता अपने अपने दलों के कार्यकर्ताओं को हिंसा के लिए उकसा रहे हैं। इस चिट्ठी में पंजाब में नेताओं की सुरक्षा हटाए जाने के बाद क्या हुआ उसका भी जिक्र है। एकनाथ शिंदे ने एनडीटीवी की एक खबर का लिंक भी शेयर किया है। चिट्ठी में यह लिखा है कि उनके परिवार को कुछ होता है तो इसके लिए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, शरद पवार, संजय राउत और आदित्य ठाकरे जिम्मेदार होंगे। आप महाराष्ट्र से बाहर है भाई, आप महाराष्ट्र में आकर बात कर लीजिए। किसी की सुरक्षा नहीं निकाली, ये जिम्मेदारी हमारी नहीं है। लोगों का गुस्सा जरूर है, अब तक गुस्सा जो है उसका विस्फोट नहीं हुआ है, लेकिन हो सकता है। अभी मेरे पास सांगली के लोग आए, हमारे पूछना चाहते हैं हम लोग क्या करें, अगर ये लोग भड़क गए तो आग लग जाएगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, लेकिन सबको बोला है संयम रखो। मुझे विश्वास है जब ये विधायक मुंबई में आ जाएंगे तो हमारे पाले में आ जाएंगे। शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे के समर्थन में शिवसैनिक ठाणे में उनके घर पहुंचे और उनके समर्थन में नारे लगाए। समर्थक भाई समर्थक लिखे हुए पोस्टर भी लेकर आए हुए थे। एकनाथ शिंदे को मुंबई और ठाणे में भाई के नाम से जाना जाता है। अमर रहे, अमर रहे। हेलो हेलो गुजरात दंगों पर सुप्रीम कोर्ट से राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री रहे नरेंद्र मोदी को मिली क्लीन चिट के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने 2 टूक ये कहा कि लंबी लड़ाई के बाद सत्य सोने की तरह बाहर आया है। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम आरोपों को खारिज करते हुए विपक्ष, एनजीओ और मीडिया के कुछ खास लोगों की भूमिका को पूरी तरह साफ कर दिया है। पूरे आरोपों को खारिज किया है और सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने आज जो जजमेंट दिया है उस जजमेंट से मोदी जी पर लगे हुए सारे गलत आरोप को खारिज कर दिया गया और यह भी कहा गया है कि कुछ लोगों ने उस आरोपों को पॉलिटिकली मोटिवेटेड तरीके से लगाया था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर जो धब्बा लगा था वो भी धुला है। मोदी जी की भी पूछताछ हुई थी, किसी ने धरना प्रदर्शन नहीं करा था। देश भर से कार्यकर्ता आकर मोदी जी के समर्थन में सॉलिडारिटी के लिए खड़े नहीं हुए थे। हम कानून को कोऑपरेट किए थे, मेरी भी अरेस्ट हुई थी, कोई धरना प्रदर्शन नहीं करे थे। और जब सत्य इतनी लंबी लड़ाई के बाद बाहर आता है विजयी होकर, तो सोने से भी ज्यादा उसकी चमक होती है। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज जिन लोगों ने भी मोदी जी पर आरोप लगाए थे, अगर उनकी अंतरात्मा है तो उन्होंने मोदी जी की और भारतीय जनता पार्टी की क्षमा मांगनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की विरोधी राजनीतिक पार्टियां
कुछ आइडियोलॉजी के लिए राजनीति में आए हुए पत्रकार और कुछ एनजीओ ने मिलकर, ये त्रिकूट ने मिलकर ये आरोपों को इतना प्रचारित किया और इसका इकोसिस्टम भी इतना मजबूत था कि धीरे धीरे झूठ को ही सब सत्य मानने लगे। और अब खबर पंजाब से। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने कबूल किया है कि गायक और कांग्रेस नेता सिद्धू मूसेवाला की हत्या का मास्टरमाइंड वो ही है। पंजाब पुलिस के एडीजीपी प्रमोद बान ने एनडीटीवी संवाददाता मोहम्मद गजाली से बात करते हुए ये बात कही। पंजाब में गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या को करीब 1 महीने होने वाले हैं और इस पूरे मामले पर दिल्ली पुलिस ने भी कुछ शूटर्स को गिरफ्तार किया है। पंजाब पुलिस ने भी कई लोगों को गिरफ्तार किया है जो इसमें संदिग्ध थे, जिनका रोल इसमें संदिग्ध था। किसी ने रेकी की, किसी ने गाड़ियां मुहैया कराई, किसी ने शेल्टर प्रोवाइड कराया। हमारे साथ इस वक्त एडीजीपी प्रमोद बान हैं जो एंटी गैंगस्टर्स टास्क फोर्स के मुखी हैं और इस मामले की छानबीन भी कर रहे हैं। उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि ये मामला अभी कहां तक पहुंचा है और कितने दिनों में पंजाब पुलिस इस मामले को क्रैक कर लेगी या सुलझा लेगी। सर शुक्रिया बहुत बहुत हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद सर। सबसे पहले तो केस का अपडेट बताएं कि लॉरेंस बिश्नोई की दोबारा रिमांड मिल चुकी है आप लोगों को, दूसरे बार भी एक्सटेंड हुई है कोर्ट की तरफ से। उसने इस पूरे मामले में क्या खुलासे किए हैं? लॉरेंस बिश्नोई के खुलासे में सबसे पहली बात तो यह है कि उसने एडमिट करा है कि ये सारा प्लान उसी का था। ही वॉज द मास्टरमाइंड, उसके पास मोटिव था। उसने ही अपने साथियों को, गोल्डी बराड़ जो कनाडा बैठा हुआ है, इसका अपना भाई जो अनमोल बिश्नोई, इसका अपना दूर का रिश्तेदार है सचिन बिश्नोई, इन सबको टास्क किया था कि काम करना है। एंड ही वॉज कॉन्स्टेंटली इन टच विद देम एंड इन फैक्ट ही वॉज फोर्सिंग देम एंड ही डायरेक्टेड देम टू कैरी आउट दिस एक्ट। ओके। और अगर मूसेवाला की हत्याकांड की गुत्थी सुलझानी हो व्यूअर्स के लिए हमारे, तो उनका लॉरेंस बिश्नोई का कत्ल करवाना, उसका मकसद क्या था सर? ये मकसद लॉरेंस बिश्नोई का अपना मकसद था। उसको विक्की मिडो खेड़ा के बहुत नज़दीकी था और उसको कहीं ना कहीं से लगा कि सिद्धू मूसेवाला का इसमें कोई रोल है, जबकि हमारे इन्वेस्टिगेशन में ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया है। और इसी उसको जो अपना परसीव रोल था और उस पर वो कन्विंस था कि इसमें रोल होगा, क्योंकि उसका एक सिद्धू मूसेवाला एक नज़दीकी था शगनप्रीत, उसके चलते इसको लगा कि उसका रोल होगा, जिसकी वजह से उसने सारा काम कराया। कितने लोग थे सर टोटल शूटर? अभी तक उनकी संख्या तो कंफर्म हो गई होगी। जो दिल्ली पुलिस की इन्वेस्टिगेशन है, हमारी भी टीम साथ में जॉइंटली इंटरोगेट कर रही है, उसके मुताबिक अभी तक 6 बंदों के नाम फिगर हुए हैं। और आप ये भी बता रहे थे कि करीब 147 गैंगस्टर्स अरेस्ट हुए हैं इस पूरी इन्वेस्टिगेशन में। ये पिछले 2.5 महीने के दौरान एजीटीएफ के बनने के बाद 150 के आसपास गैंगस्टर्स, 37 के आसपास गैंगस्टर मॉड्यूल्स एंड अराउंड 45-47 वेपन्स हैव बीन रिकवर्ड। हमारी तफ्तीश में तो यही निकल कर आया है कि लॉरेंस वॉज इन टच विद हिज एसोसिएट्स ओवर फोन्स एंड इट वॉज बीइंग यूज्ड व्हाइल ही वॉज इन द जेल। तो ये एडीजीपी प्रमोद बान बता रहे हैं कि किस तरह से लॉरेंस बिश्नोई ने ही सारे मामले की जो कंस्पिरेसी है उसने रची थी दिल्ली के तिहाड़ जेल में बैठकर, और फिलहाल ये दूसरे राज्यों की पुलिस के साथ तालमेल बनाकर और भी जो इनके कातिल हैं या इस मामले में जो लोग शामिल थे उनको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मोहाली से मोहम्मद गजाली, एनडीटीवी इंडिया। सेना में अग्निपथ योजना के विरोध में देश के कई शहरों में प्रदर्शन हुए हैं। विरोध करने वालों में सबसे आगे युवा हैं। विपक्षी दल भी विरोध कर रहे हैं। अब मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने अग्निपथ योजना का विरोध किया है। एनडीटीवी से बातचीत में उन्होंने कहा कि ये योजना नौजवानों के हित में नहीं है और पीएम मोदी से हाथ जोड़कर अपील है कि वो इस योजना को वापस लें। अक्सर हमारा समाज धर्म को लेकर उलझा रहता है, फिर कहीं सरकार गिर रही है, बन रही है, लेकिन जो इस समय देश का सबसे बड़ा मुद्दा है वो मुद्दा है रोजगार का। बेरोजगारी अपने चरम पर है और इसी मुद्दे को लेकर के गांव के युवा अब सड़कों पर हैं और नई योजना है अग्निपथ योजना, जिसमें सेना में भर्ती होगी। सरकार की योजना, इसको लेकर के युवा नाराज हैं। 17 साल में भर्ती होगी, 21 साल में रिटायरमेंट होगा। पहले साल के लिए 2 साल का रिलैक्सेशन दिया है। ये स्कीम विवादास्पद हो गई है। हमारे साथ बात करने के लिए सत्यपाल मलिक साहब हैं, गवर्नर हैं मेघालय के। चाहे वो किसान आंदोलन हो या दूसरे मुद्दों पर, अक्सर जनहित के मुद्दों पर अपनी आवाज बुलंद करते रहते हैं। आज हम इनसे अग्निपथ योजना पर बात करेंगे। सर, आपका पहला रिएक्शन क्या है जब आपने अग्निपथ योजना का अनाउंसमेंट हुआ और आप जनता से जुड़े हुए हैं, आपके पास फोन आ रहे होंगे, आप
आपकी टिप्पणी क्या है इस पे, आप क्या सोचते हैं इस स्कीम को लेके? देखिए, मैं पहली चीज तो ये सोचता हूँ कि सरकार और गांव की ग्रामीण जीवन के बीच में बहुत बड़ी खाई हो गई है। सरकार ग्रामीण लोगों की एस्पिरेशंस के बारे में बहुत सही नहीं सोच रही, चाहे वो किसानों का मुद्दा हो या जवानों का हो। दोनों मामलों में सरकार से गलती हुई है। इसको भी मैं प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि वो जितनी जल्दी इसको करेक्ट कर लें या वापस कर लें उतना अच्छा होगा, क्योंकि ये इतनी एब्सर्ड स्कीम है कि 4 साल में 6 महीने तो उसके ट्रेनिंग में चले जाएंगे, 6 महीने छुट्टी में चले जाएंगे, सिर्फ 3 साल की नौकरी करके वो देश के क्या काम आएगा। और जब वो वापस आएगा तो वो किसी काम का नहीं बचेगा, कुछ पता नहीं वो किस तरफ चला जाए। तो ये एक ट्रेंड सोल्जर को आप खाली छोड़ दोगे, ये गलत बात है। सरकार कह रही नहीं सीएपीएफ जो है उसमें 10% का आरक्षण देंगे, रक्षा मंत्रालय के जो पीएसयू हैं 10% देंगे। किसानों के लिए कर चुकी, आज तक एमएसपी की कमेटी नहीं बनी है, और जो चीफ मिनिस्टर वादे कर रहे हैं वो तो चुन के नहीं आने वाले हैं अगली बार। खट्टर साहब की बात कर रहे हैं खट्टर साहब ने वादा किया कि हरियाणा पुलिस में वो जो ट्रेन होकर के आएंगे उनको। अब खट्टर साहब की क्या गारंटी है कि वही होंगे? ये बात तो सही कह रहे हैं। सरकार लग नहीं रहा है कि इस पर बैकफुट पर है। हमने देखा है सरकार बिल्कुल इसको लेकर के बैकफुट पे नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंसेज आर्मी के जनरल्स कर रहे हैं, एयरफोर्स के प्रमुख कर रहे हैं। ये एक बात मैं ये भी कहना चाहता हूँ, सबसे पहली तो ये कि मैं नौजवानों से कहना चाहता हूँ किसी कीमत पे भी हिंसा ना करें। हिंसा उनके पक्ष में, हिंसा कभी भी लड़ने वाले के पक्ष में नहीं जाती है, वो टायरेंट के पक्ष में जाती है, जो अन्याय करने वाला उसके पक्ष में जाती है। तो हिंसा ना करें। नंबर 2, जो मैं सरकार से प्रार्थना करता हूं कि ये वर्दी एक बची है और एक जुडिशरी जिसके प्रति लोगों के दिलों में सम्मान है, तो वर्दी पहने हुए जनरल्स को ऐसी कंट्रोवर्शियल स्कीम को डिफेंड करने के लिए टीवी पे ना बिठाएं। इसका बहुत बुरा असर लोगों पे पड़ रहा है। इसका बुरा असर पड़ रहा है लोगों पे। सर, ये तो आपने अपनी बात कही कि सरकार को ये योजना वापस लेनी चाहिए। कैलाश विजयवर्गीय साहब बीजेपी के नेता हैं, उनका कहना है कि जो बीजेपी दफ्तरों में जो रिटायर होके बच्चे आएंगे उनको प्राथमिकता देंगे नौकरी में, जो गार्ड्स की नौकरी है वहां पर वो बीजेपी के दफ्तरों में प्राथमिकता दी जाएगी। उनके ये बयान आते हैं जो कि कहीं ना कहीं और मनोबल कम कर देने वाला है कि सेना में आप नौकरी करें वर्दी पहन के, फिर गार्डी की नौकरी करें। जवानों का सम्मान किया है। सही बात तो ये कि कैलाश विजयवर्गीय जी को वहां नौकरी देनी चाहिए। अब नौजवानों का अपमान कर रहे हैं, इनकी शादियां नहीं होंगी बेचारों की। ये ग्रामीण जीवन की जो विसंगतियां उनको जानते नहीं है कि क्या क्या नताइज होंगे। और मैं कहना नहीं चाहता, ये भी हो सकता है कि ट्रेंड होकर इनको कोई काम ना मिले और ये गैंग बना लें। हाँ, लोग कह रहे हैं ऐसी बातें। सर, अब एक सवाल व्यक्तिगत आपसे, अब आप फिर बोल रहे हैं, जब आपका इंटरव्यू करके जाता हूं मैं, लोग तमाम तरीके की टिप्पणियां करते हैं। कुछ लोग तो कहते हैं नहीं सत्यपाल मलिक साहब बोल रहे हैं, ऐसे बोलना मुश्किल है, और बड़ाई भी, तारीफें भी करते हैं आपकी, और आप जानते हैं फीडबैक। लेकिन ऐसे लोग भी जो आपकी आलोचना करते हैं, कहते हैं आपकी सरकार में बैठ के बोलते हैं ऐसा नहीं करना चाहिए, आप सरकार ने आपको इतना दिया, आप उसका सम्मान नहीं करते हैं, मोदी जी ने आपको गवर्नर बनाया, तमाम तरीके की आलोचनाएं आपको झेलनी पड़ती है। अब फिर आपको झेलनी पड़ेगी, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, मोदी जी का मैं आभारी हूँ, उन्होंने ही मुझे गवर्नर बनाया। लेकिन वो जिस दिन मुझे लगेगा या वो मुझे कन्वे करेंगे कि भाई सतपाल तुम गलत कर रहे हो और छोड़ो इसको, तो मैं 1 मिनट नहीं लगाऊंगा, छोड़ दूंगा, लेकिन बोलना नहीं छोड़ूंगा। बोलना नहीं छोड़ेंगे। मैं देखिए, इमरजेंसी में जिस दिन इमरजेंसी लगी थी, आज उसकी सालगिरह है, उसके 1 दिन पहले जो आखिरी मीटिंग हुई थी जिसमें जेपी खुद मौजूद थे, उसमें मैं चरण सिंह जी के पैर में दर्द था तो उन्होंने अपने नुमाइंदे के तौर पे भेजा था, और अगले दिन गिरफ्तारियां शुरू हो गई थी, गिरफ्तार हुए, जेल गए। सारी जिंदगी ये हमने काम किया, हम दूसरा काम नहीं कर सकते। मतलब बोलते रहेंगे? बिल्कुल बोलते रहेंगे। यहाँ से रिटायर होने के बाद ज्यादा बोलूंगा मैं। रिटायर होने के बाद ज्यादा बोलेंगे। तो अभी मतलब आपके तेवर नहीं बदले हैं? तेवर नहीं, देखिए सवाल ये कि परिस्थितियां नहीं बदली। कहीं से कोई सूदिंग फीलिंग आ रही है आपको? जब मैं देखता हूं लड़कों को, मैं जाता हूं गांव में, नहर की पटरी पर रेस लगा रहे हैं 4-4, 6-6 लड़के, और 4 साल से कर रहे हैं। बहुत से तो ऐसे हैं जो 4 टेस्ट पास कर चुके हैं, उनको फिर दोबारा उसमें टेस्ट में शामिल होना पड़ेगा। तो सत्यपाल मलिक साहब अपनी बात अपने अंदाज में कहते हैं, तेवर वैसे ही हैं जैसे इमरजेंसी
में थे, जेल रह करके आए इमरजेंसी में। फिलहाल उनका कहना है कि ये योजना वापस देनी चाहिए सरकार को, और युवाओं से भी अपील कर रहे हैं कि प्रदर्शन करें लेकिन कानून व्यवस्था को अपने हाथ में ना लें। सहयोगी पवन कुमार के साथ सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया। असम में बाढ़ से अब हालात कुछ बेहतर हो रहे हैं, लेकिन यहाँ के सिलचर जिले की हालत अब भी खराब है। यहाँ के लाखों लोग जो हैं वो अभी भी बेघर हैं। वे राहत शिविरों में शरण लेकर जैसे तैसे जिंदगी बसर कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पीने के पानी का भारी संकट पैदा हो गया है और कई और जिलों में भी पीने के पानी का संकट बना हुआ है। साथ ही जो गांव बाढ़ के दौरान डूब गए थे, वहां जिंदगी दोबारा शुरू करने की चुनौती बन गई है। सैकड़ों गांव का हजारों एकड़ फसल तबाह हो गई है और सिलचर में लोगों को बिजली, पानी, खाने की काफी दिक्कतें हो रही हैं। उनसे बात की है हमारे सहयोगी अक्षय डोंगरे ने। इस वक्त मैं असम के सिलचर में मौजूद हूं और पिछले 5 दिनों से बाढ़ के हालात सिलचर में बने हुए हैं। पानी कम होने का नाम नहीं ले रहा और अब लोगों का ज़्यादा कंसर्न ये भी है कि बीमारियां फैलने का खतरा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। लोगों के पास दवाइयां नहीं है, लोगों के पास पानी नहीं है, खाना नहीं है और ऐसे में लोगों को हर बेसिक नेसेसिटी के लिए जद्दोजहद करनी पड़ रही है। पानी के लिए, खाने के लिए उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं इस पूरे इलाके में पानी भरा हुआ है और अगर आप यहाँ से 1-8 किलोमीटर आगे जाएंगे तो आप जा नहीं पाएंगे, चल नहीं पाएंगे क्योंकि गले तक पानी आ जाएगा। मेरे सर के ऊपर भी पानी आ जाएगा। हालांकि समस्या इतनी ज़्यादा है यहाँ पर लोगों की कि लोगों को नावें बनाकर शहर के बीच वाले इलाके में जो थोड़ा बहुत सूखा है वहाँ जाना पड़ रहा है। और ये हालात सिर्फ सिलचर के नहीं है, 35 में से 30 जिलों में असम में बाढ़ के हालात बने हुए हैं और इससे लोगों को बहुत ज़्यादा समस्याएं हो रही है। आप ऊपर देख सकते हैं लोग इंतज़ार में है कि रेस्क्यू रिलीफ का काम शुरू किया जाए, लोगों तक राशन पहुँचे, पानी पहुँचे। कोई खाना वगैरह आ रहा है आप लोगों के पास में? नहीं आ रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोगों को परेशानियां बहुत ज़्यादा हो रही है। खाने और पानी की आगे जाएंगे, गड्ढे का डर है, लोगों के बच्चों के गिरने का डर है। परसों दिन डकैत भी आया हमारा पीछे वाला गली में, चोर भी आया। डेली रात में नौका से आता है चोर डकैत और हम लोग तो गौर ऐसे ही खाली पड़ा है तो रात में डेली चोर डकैत आता है। और क्या क्या चीज का दिक्कत हो रहा है दीदी? आप दवाई पानी खा रहे हैं। 50 रुपया मोमबत्ती, 50 रुपए की मोमबत्ती एक मिल रही है। आप देख सकते हैं हालात बहुत ज्यादा खराब है। यहाँ से आप आगे नहीं जा पाएंगे, बसें और ट्रक भी आगे नहीं जा पा रहे हैं। बोट्स ऑपरेट NDRF कर रहा है लेकिन रिसोर्सेज इतने ज्यादा खिंच चुके हैं, मतलब इतने ज्यादा यहाँ पर लगे हुए हैं कि लोगों तक वो बराबर पहुंच नहीं पा रहे हैं। मतलब एक फूड का अगर पैकेट है, एक खाने का पैकेट है तो उसको मांगने वाले 50 लोग हैं। ऐसे हालात इस वक्त सिलचर में बने हुए हैं। दादा आप बताइए, आप ये देख सकते हैं कि पानी की कैनियां ले लेकर 200 रुपए बिकता है। 60 रुपए का पानी अभी 200 रुपए में भी नहीं मिलता है। पहले तो 400 रुपए, अभी आया है तो बोला 200 रुपए। यहाँ पर आपदा में अवसर एक तरह से ये हो रहा है यहाँ पर कि जो 50 रुपए का पानी का कैन है वो 400 रुपए 500 रुपए का भी बेचा जा रहा था। दादा यहाँ पर एक और चीज भी है कि कोई MLA MP चीफ मिनिस्टर कोई आ रहा है? कोई नहीं आ रहा है, कोई नहीं आ रहा है। हालात खाने और पानी और बिजली के नहीं है, चोर डकैतों के भी हालात बने हुए हैं। कई लोग नाव बना कर आ रहे हैं, चोरी डकैती कर रहे हैं। दादा क्या हो रहा है? उधर में थोड़ा कट कर लक्कड़ का ब्रिज बनाया, वो लकड़ लग गया है, वो भी ले गए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सभी दुकानें हुआ करती थी, अब यहाँ पर पानी भरा हुआ है, पूरी तरह से ये सब कुछ डूब चुका है। तो हालात बहुत ज्यादा यहाँ पर लोगों के लिए खराब हो चुके हैं। बिजली के जो पोल है यहाँ पे बिजली काट दी गई है ताकि लोगों को करंट ना लगे क्योंकि पूरे इलाके में पानी है। तो इस बात से भी नाराजगी है कि मेन स्ट्रीम मीडिया तक ये बात नहीं पहुंच रही है। दादा इतना बड़ा बाढ़ आया है और ये मतलब कहीं हाईलाइट नहीं हो रहा है। हम कैसे जी रहे हैं, हम इंडियन है, इधर रह रहे हैं, बट हमारा कोई बात किसी पे पहुंच नहीं रहा है। इतना तकलीफ असम लेकिन बहुत न्यूज में बना हुआ है। वहाँ पर वो MLA वगैरह की बात को लेकर महाराष्ट्र के MLA आए हुए हैं, असम काफी न्यूज में है। कई सारे जर्नलिस्ट गुवाहाटी में बैठे हुए। क्या लगता है कि अटेंशन यहाँ भी देनी चाहिए? बिल्कुल देनी चाहिए। अगर इस हालत में अगर नहीं देंगे तो कब देंगे? पॉलिटिक्स अपनी जगह पे, हम लोग तो रहे ना, वो लोग तो फ्लाइट से जा रहा है, फ्लाइट से आ रहा है। 5 स्टार होटल में रह रहे हैं। 5 स्टार होटल हर तरह का सुविधा है उन लोगों को, लेकिन हमारे पास चप्पल हाथ में है।
खाने घर में खाने का कुछ नहीं है, पैसा नहीं है, इनकम नहीं है। तो आप देख सकते हैं हालात ना सिर्फ बाढ़ से खराब हो रहे हैं, बल्कि एक ह्यूमन टेंडेंसी जो एक प्रवृत्ति होती है लोगों की फायदा कमाने की आपदा के ऐसे टाइम में, उससे भी हो रही है। अगर हम भी मोमबत्ती का एक पैकेट खरीदने जाते हैं, क्योंकि होटल वगैरह सब जगह बिजली गई हुई है, यहाँ पर कहीं बिजली नहीं है, तो भी हमें भी 5 से 6 गुना दाम उसका चुकाना पड़ रहा है। तो ऐसे में सरकार का इंटरवेंशन बहुत जरूरी है, जो लोगों को लगता है उन्हें मिल नहीं पा रहा। कैमरा पर्सन संजय चक्रवर्ती के साथ मैं अक्षय डोंगरे, NDTV इंडिया।